हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी वो भी मस्त चल रही होगी। और कैसे हो? आई हो आप ठीक ठाक। और ये जो ब्लश वाला इमोजी है ना, आप इसी के जैसा ब्लश करके और कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है, तो यह वीडियो होने वाला है मेनली उस टॉपिक के ऊपर जिसका बेसब्री से सबको इंतजार रहता है। तो टॉपिक क्या है? वो पार्लियामेंट का एक पार्ट है। क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का एक पार्ट है, वो क्या है? लोकसभा। वैसे पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, कौन-कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट साहब, ठीक है? तो ये हमारे 3 पार्ट होते हैं। तो अब इसमें हम आज इस वीडियो में बस एक पार्ट को कवर करने वाले हैं, वो भी पूरी लोकसभा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम है एनडीए और सीडीएस का, उसमें इसी से क्वेश्चन फँसेंगे, ओके? सो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहो। ये वीडियो होने वाला है 20 से 25 मिनट का, वैसे ज़्यादा भी हो सकता है, बट इतना एवरेज है, ओके? तो इतना देर तक आप इस वीडियो के साथ बने रहे, ओके? सो इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ओके? सो वीडियो होगा हमारा यूनियन लेजिस्लेचर, यानी कि जो हमारा लोकसभा आता है, वो जो हमारा लोकसभा आता है जो हमारा लोकसभा वेट अ मिनट जो हमारा लोकसभा आता है, वो यूनियन लेजिस्लेचर के अंदर आता है, यानी कि जो हमारा यूनियन है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी के अंदर हमारा लोकसभा आता है। तो ये जो यूनियन लेजिस्लेचर कौन से पार्ट में आता है? दैट इज पार्ट 5 में। और ये यूनियन लेजिस्लेचर के अंदर ही लोकसभा आएगा, ओके? तो आप बने रहो, ओके? सो ये पार्ट 5 के अंदर आता है। ये कौन-कौन सा आर्टिकल के बीच में आएगा? 79 से 112 के बीच में हमारा यूनियन लेजिस्लेचर आता है, ठीक है? और ये सारा जो यूनियन हमारा जो पार्लियामेंट का प्रोसेस है, ये कौन से कंट्री से बोरो किया गया है, लिया गया है? दैट इज़ टेकन फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम से। यानी जो यूनाइटेड किंगडम जो सारा पार्लियामेंट का सिस्टम है, वो सारा चीज़ें हमने अडॉप्ट किया है। बस कुछ-कुछ चीज़ें इसमें चेंज की गई है, वो चीज़ें हम इंडिकेट आगे करते रहेंगे, ओके? और ये जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका अलग नाम क्या है? एक वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट, या इसको वेस्टर्न मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। ये कई देशों द्वारा इसको अपनाया गया है, जैसे इंडिया हो गया, ये तो यूके में चल ही रहा है। और इसके साथ साथ कनाडा, जो कनाडा है उसके उसके वहाँ पर भी है। और न्यूजीलैंड का नाम आपने सुना ही होगा, न्यूजीलैंड, वहाँ पर भी ये चीज़ें अपनाई गई है, ठीक है? तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट, जो हमारा पार्लियामेंट सिस्टम, इसका मॉडल का नाम है एक, ठीक है? तो ये कभी-कभी पूछ लेता है, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ओके? सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है? जो हमारा आर्टिकल 79 है, ये बेसिकली डिफाइन करता है हमारे पार्लियामेंट को, ओके? सॉरी, जो हमारा, ओके, व्हाट अ मिनट, व्हाट इज़ दिस? सॉरी, हाँ, अब सही है। चलो, ओके, आई होप आप सही होगा। चलो, जो हमारा 79 है आर्टिकल, ये डिस्क्राइब करता है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में कौन-कौन सी चीज़ें आती है? दैट इज़ लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ओके? सो ये चीज़ें आती है। अगला क्या है? अगला है आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 बेसिकली राज्यसभा को के बारे में हमें बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया आर्टिकल 80 में। और आर्टिकल 81 में क्या मेंशन किया गया? दैट इज़ लोकसभा, जो कि आज इस क्लास में कवर हो जाएगा, ठीक है? तो ओके, चलते हैं अगला पॉइंट। और हमारा प्रेसिडेंट, हमने प्रेसिडेंट का वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो हमारा एक और पार्ट, जो हमारा पार्लियामेंट का एक और पार्ट बस बचता है। पार्लियामेंट का बस 1 पार्ट, वो क्या बचेगा? अगले वीडियो में हम इसको राज्यसभा को कवर कर लेंगे, ठीक है? तो हमारा पूरा पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? तो अभी हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा 81 आर्टिकल में और प्रेसिडेंट साहब हमारे 52 आर्टिकल में है। आप ये कमेंट करके बताओगे कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ठीक है? और आप बताओगे इम्पीचमेंट हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया, ठीक है? ये दोनों आर्टिकल आपका होमवर्क है, ठीक है? अगर आप जानते हो तो अभी कमेंट करके बता दो, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अगला आर्टिकल क्या है? तो अब हम चलते हैं अपने लोकसभा के ऊपर, ठीक है? तो लोकसभा हमारा कौन सा आर्टिकल में है? दैट इज आर्टिकल नंबर 81। आर्टिकल नंबर 81 हमारे लोकसभा के बारे में डिफाइन करता है कि हमारे देश में पार्लियामेंट के अंदर एक लोकसभा भी होगी। और ये जो हमारा लोकसभा होगा, इसको अदर नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लोकसभा, उसको कौन कौन से, ऐसे नहीं पूछेगा, वो डायरेक्टली जब लिखेगा कि हाउस ऑफ द पीपुल, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। वहाँ पर आप ये बात याद रखोगे कि जो हमारा हाउस ऑफ द पीपुल क्या है, वो लोकसभा के ही बारे में बात कर देगा। जैसे कह देगा कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो हाउस ऑफ द पीपुल के पार्ट नहीं है, यानी कौन सा, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो लोकसभा का पार्ट नहीं है, ठीक है? तो ऐसे लोकसभा वहाँ पे यूज ही नहीं करेगा, वो यूज करेगा हाउस ऑफ द पीपुल या लोअर हाउस या टेम्पोररी हाउस, ऐसा मेंशन कर सकता है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें जाननी पड़ेगी, ओके? तो देखते हैं, तो इसको अदर नाम से कौन कौन से जाना जाता है? वो है, इसको हाउस ऑफ द पीपुल या लोअर हाउस, यानी कि ये
लोअर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो ये अधिकतर जो लोग होते हैं उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 25 ईयर। और जो हमारा राज्यसभा होता है उसकी मिनिमम एज जो क्वालिफिकेशन होती है, एज की क्वालिफिकेशन, वो 30 ईयर होती है। इसीलिए इसको क्या कहा है? लोअर हाउस कहा जाता है। इसीलिए और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है। और इसको टेम्पोररी हाउस कहा जाता है। टेम्पोररी क्यों? क्योंकि ये हर 5 साल बाद जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, इसके बाद ये डिजॉल्व हो जाता है, इसीलिए क्या होता है? टेम्पोररी हाउस होता है। जबकि राज्यसभा में क्या होता है? ये परमानेंट हाउस है। ठीक है, ये परमानेंट हाउस है। कौन सा? हमारा राज्यसभा। ये चीज़ है। अगला क्या है? जो हमारा फर्स्ट लोकसभा का इलेक्शन हुआ था वो कब कब स्टार्ट हुआ था? जो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था वो 25 अक्टूबर से 1951 से 21 फरवरी से फरवरी 1952 तक चला था। तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट डेट है उसको आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सो आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको एनडीए या सीटीएस क्लियर कराने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, ठीक है। तो आइए ये सब आप कर रहे होंगे बताने से पहले ही, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। हमारा अगला आर्टिकल क्या है? अगला पॉइंट क्या है? दैट इज जो हमारा फर्स्ट लोकसभा फॉर्म हुई थी वो कब फॉर्म हुई थी? 17 अप्रैल 1952 को, यानी 17 अप्रैल 1952 को हमारी पहली लोकसभा का जो मीटिंग स्टार्ट हुआ था वही हुआ था। और इस समय हमारी कौन सी लोकसभा चल रही है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 17वीं लोकसभा चल रही है जो हमारी इस समय मोदी जी की गवर्नमेंट है वो क्या है? इस समय 17वीं लोकसभा है, ठीक है। यानी कि अब तक 17 लोकसभा के इलेक्शन हो चुके हैं टिल द कहाँ से? सिंस हमारे इंडिपेंडेंस से, ओके। सो ये चीज़ है। और हमारे जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो कितनी है? जो हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 552 टोटल, ओके। 552 टोटल सीट्स है हमारी। और इस समय कितनी प्रेजेंट है? 550। ये 2 लोकसभा की सीट किधर चली गई? ये अभी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। सो हमारी 2 लोकसभा की सीटें किधर चली गई ये भी देखते हैं। जैसे हमारे जो हमारा टोटल सीट कितना था? 552 था। बट इस समय करंट टाइम में जो हमारा सीट्स है वो 550 है। ये 2 लोकसभा की सीटें किधर चली गई? ये 2 लोकसभा की सीटें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से थे। जो हमारी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है वो वहाँ से ये 2 लोकसभा की सीटें आती थी। बट वहाँ पर इसका रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। वो कौन सा आर्टिकल द्वारा हम जो कौन सा अमेंडमेंट द्वारा इसको खत्म किया गया है? 104th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है। और ये कब तक कब किया गया है ये? जो हमारा ये जो 2 लोकसभा की सीटें हैं ये कब कब खत्म कर दी गई? 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लोग आते थे उसके लिए रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ओके। सो हमारा जो प्रीवियस चीज़ें हैं वो क्या है देखते हैं इसमें। सॉरी, देखो ये इस और जो ये 550 सीटें हैं इसमें से 530 सीटें कहाँ से आती है? स्टेट से आती है। 20 सीटें यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। 530 सीटें राज्यों से आती है। और 220 सीटें कहाँ से आती है? हमारे यूनियन टेरिटरीज से, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से। जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सब क्या हमारे यूनियन टेरिटरीज है। तो वहाँ से 20 सीटें रिजर्व है, ठीक है। और टोटल 550 हो जाता है। अब जो हमारा ये 2 सीटें ये कहाँ गायब हो गई? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी द्वारा जो इसका रिजर्वेशन है वो खत्म कर दिया गया। अब इसके बारे में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहाँ पर मेंशन किया गया हमारे आर्टिकल में? 366 के क्लॉज 2 में मेंशन किया गया एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? जैसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मतलब होगा कि जैसे अंग्रेज जो इंग्लिश लोग थे वो हमारे देश में आए थे। जो इंग्लिश लोग थे वो हमारे देश में आए थे। तो यहाँ पर आकर उन्होंने इंडियन महिला से यानी कि इंडियन गर्ल से शादी कर लिया। तो अब जब शादी होगा तो इनके क्या होंगे? बच्चे भी होंगे, ठीक है। तो जब इनके जो संतानें उत्पन्न होगी तो उनको क्या कहा गया? एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन कहा गया। तो इसका बेसिक डिफिनेशन यानी कि उसका जो फादर आना चाहिए वो कहाँ से? विदेश का होना चाहिए। जो ब्रिटिश रूल थे वहाँ से ब्रिटिशर्स होने चाहिए। और गर्ल कहाँ की थी? वो इंडिया की थी। तब उसको हम एंग्लो इंडियन कहेंगे, ओके। सो ये चीज़ है। अब कोई ऐसा ही होगा कि उसका जो फादर है वो इंडिया का हो जाए और गर्ल हो जाए विदेश, तब उसको एंग्लो इंडियन नहीं कहा जाएगा। एंग्लो इंडियन कब कहा जाएगा? जब फादर इंग्लैंड से आते हो। और ओके, कब कहा जाएगा? जब फादर फादर कहाँ के होंगे? फादर होंगे इंग्लैंड के, ठीक है, इंग्लिश होंगे। और जो मदर होगी वो कहाँ की होगी? वो इंडियन होगी, ठीक है। तब उसके जो संतान उत्पन्न होगी उसको हम क्या कहेंगे? एंग्लो इंडियन, ठीक है। जैसे आप नाम जानते होंगे जेमी अल्टर, जेमी अल्टर के बारे में जानते होंगे। सी ही एंग्लो इंडियन, ओके। अगर नहीं जानते होंगे तो सर्च कर लेना, ठीक है। अगला अगला क्या है? देखो,
तो इसको कौन सा पॉइंट में मेंशन किया गया, दैट इज आर्टिकल 662 में हमारा जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मतलब है वो मेंशन किया गया है, ठीक है। और अगला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 331 में कहा गया है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे होना चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल मेंशन है, दैट इज, ये सब आर्टिकल आप याद करते जाओगे, 331 आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है, ठीक है, कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का वो लोकसभा में होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी जनसंख्या थी यहाँ पर इंडिया में उस टाइम, बट अभी थोड़ी सी कम हो गई है या बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो इसके बाद से उसकी जो सीट है उसको रिजर्वेशन उसको हटा दिया गया, ठीक है। अगला क्या पॉइंट क्या है, जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है वो टर्मिनेट कर दी गई, हटा दी गई, कब, कौन से अमेंडमेंट द्वारा, 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसको हटा दी गई, जो रिजर्वेशन था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का वो खत्म कर दिया गया। अगला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 330, द पावर ऑफ द गवर्नर नॉमिनेशन ऑफ द स्टेट, जैसे ये क्या था, जो ये लोकसभा में क्या हो रहा था। अगला इसको स्लाइड पे चलते हैं, जैसे वेट मिनट, कुछ कर रहे हैं, देखो जैसे जैसे हमारी पार्लियामेंट में, जो हमारी पार्लियामेंट में लोकसभा है, तो लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया था। उसी तरह से जो हमारी स्टेट असेंबलीज थी वहाँ पर भी एंग्लो इंडियन के लिए एक सीट को रिजर्व कर दिया गया था। बट उसी के बारे में जो हमारा नेक्स्ट ये पॉइंट था वो बात करता है, क्या कहता है कि जो पावर ऑफ गवर्नर है, यानी कि हमारा जो गवर्नर का पावर है वो स्टेट असेंबली में यानी कोई राज्य में उसको सीट को नॉमिनेट करने के पास उसका पावर है। ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, दैट इज आर्टिकल 330, यानी कि गवर्नर के पास भी ये पावर दिया गया कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को कि कहाँ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हम वहाँ पर लोगों को स्टेट असेंबली में नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात करता है हमारा आर्टिकल 330। सो अगला चलता है, अगला हमारा कौन सा, अगला नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो हमारा अगला नेक्स्ट स्लाइड है वो बात करता है हमारा इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन ऑफ जो मेंबर होता है, इलेक्शन यानी लोकसभा के इलेक्शन, चुपचाप से ये समझ सकते हैं जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम होता है, वो उसी की बात कर रहा है, उसी के इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है इलेक्शन। तो ये इलेक्शन किस टाइप का होगा, दैट इज डायरेक्ट इलेक्शन। और इसमें जो एक चीज़ का यूज किया जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये क्या होता है कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है, जो 18 साल से ऊपर के, 18 साल प्लस से ऊपर के जो लोग हैं वही सब वोट करेंगे, इस जो डायरेक्ट इलेक्शन होगा उसमें ये वोट करेंगे, ठीक है। और ये जो पहले क्या था, ये वोटिंग एज 21 से इसको कर कितना कर देगा, 18 ईयर। कौन सा है, कब किया गया, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 को जो वोटिंग एज है उसको रिड्यूस कर 21 ईयर से 18 ईयर्स कर दिया गया, ठीक है। यही जो 18 ईयर्स किया गया इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, दैट इज आर्टिकल नंबर 2326, यानी कि 326 नंबर आर्टिकल में हमारा जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो मेंशन किया गया है, ठीक है। अब अगला इमोजी क्या कहता है ओके, सो अगला इमोजी कहता है कि जो इलेक्शन सिस्टम वो क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि क्या है, जो हमारा इलेक्शन का सिस्टम है, यानी कि एक एमपी को यहाँ से चुना जाता है, ठीक है, ये एमपी, और ये एमपी के द्वारा चुन लिया जाता है कि ये एमपी कौन से पार्टी से बिलोंग करता है, तो एक सीट वहाँ पर रिजर्व कर दी जाती है, जो रिजर्व नहीं की जाती, एक सीट उस पार्टी की जुड़ जाती है। इसी तरह से हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो फॉर्म होती है, तो इसी को जो सिस्टम ये है, इसी को सिस्टम का नाम क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और ये कहाँ का अप्लीकेबल होगा, जिसकी जनसंख्या अगर 6 मिलियन से कम है, यानी कि 60 लाख, जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की जनसंख्या 60 लाख से कम है वहाँ पर ये सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पर अलग सिस्टम को यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है 84th अमेंडमेंट एक्ट। क्या कर किया है इसने, जो लोकसभा की सीटें हैं अब ये फ्रीज कर दी गई है। क्यों किया गया ऐसा, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, सो जो लोकसभा की सीटें हैं वो क्यों फिक्स कर दी गई, क्योंकि देखो जो इलेक्शन होता है वो हमारे पूरे देश में होता है, ठीक है। जो हमारा इलेक्शन होता है पूरे देश में होता है, लोकसभा का इलेक्शन। अब जैसे क्या हो रही है कि जो हमारी पॉपुलेशन है स्टेट की, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट है वो क्या करी, बढ़ रही है, घट रही है। तो जो हमारा ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो हमारी लोकसभा का सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो किसके बेसिस पे हुआ है, पॉपुलेशन के बेसिस पे हुआ है, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन अप एंड डाउन करेगी, इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, तो सीट को भी हमें सफल करना पड़ेगा, रिसफल करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीट को यहाँ पर क्या किया गया क्योंकि ये रिसफलिंग का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है और दिक्कत होती है सरकार को, ऐसा रिसफलिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए क्या किया, जो लोकसभा की सीटें हैं वो 2026 तक फिक्स कर दी गई, किसमें अब हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। 2026 तक चेंज कर दी गई है। तो यही बात करता है जो हमारा ये आर्टिकल है।
जो हमारी ये पॉइंट है यही बात करता है। जो 84 अमेंडमेंट एक्ट है वो एक तरह से फिक्स करता है, तो 2001 में हुआ था, ये राज्यसभा की सीटें 2026 तक फिक्स कर देता है। ठीक है, तो ये आप जो अमेंडमेंट है ये आप याद रखोगे, क्योंकि ये अमेंडमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेट, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, इसको खत्म। ठीक है, चलो अगला क्या है, तो आपको जो जो ये पॉइंट हम बता रहे हैं वो आपको याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद कर रहे हैं तो दैट्स प्रॉब्लम, ये आपको रोकेगा अपने एग्जाम को क्लियर करने में। सो प्लीज़ डू, ओके यार, ओके दोस्तों। चलो, तो ये है। अगला क्या है, जो हमारा रिजर्वेशन है, देखो रिजर्वेशन जो हमारा दिया जाता है वो हमेशा लोकसभा में दिया जाएगा, राज्यसभा में कोई भी रिजर्वेशन का प्रोसेस नहीं है। यानी कि राज्यसभा में किसी भी पिछड़े वर्ग या SC ST के लिए या कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं दिया गया। ठीक है, जो रिजर्वेशन का प्रोसेस है वो हमेशा लोकसभा में ही दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा में ये रिजर्वेशन अप्लीकेबल नहीं है, तो रिजर्वेशन हमेशा लोकसभा में दिया जाता है। तो अब जो सीट रिजर्व है किसके लिए, SC ST के लिए कितनी सीट है हमारे लोकसभा में, 84 सीट हमारे SC के लिए रिजर्व है और ST के लिए 47 सीट रिजर्व है, कि वहाँ का उन लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन हमारे जो लोकसभा उसमें होना चाहिए। तो यही कहता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ओके, चलो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है ये आर्टिकल जो 330 है, ये किसके बारे में बात करता है, ये रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। क्या कहता है कि जो प्रोसेस होगा रिजर्वेशन का वो केवल लोकसभा में दिया गया, जो अभी हमने बताया इसको। ठीक है, तो आर्टिकल 330 बात करता है ये रिजर्वेशन की, कि रिजर्वेशन किस में बस दिया जाएगा, लोकसभा में। ठीक है, अब आते हैं डिसोल्यूशन की, क्योंकि देखो जो हमारा लोकसभा है वही बस डिसॉल्व होता है, राज्यसभा में कोई भी डिसोल्यूशन का प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन किस में होगा, बस राज्यसभा के अंदर ही होगा, लोकसभा के, सॉरी, लोकसभा के अंदर होगा। ठीक है, तो अब इसी डिसोल्यूशन को, यानी कि हम भंग, हिंदी में इसको भंग कहा जाता है, कि लोकसभा भंग हो गई, ये हो गया। ठीक है, इसी को हम कवर करेंगे। चलो, तो डिसोल्यूशन कब होगा, ये 5 साल बाद होता है। जैसे जो हमारी लोकसभा की जो मेंबरशिप है वो 5 साल की होती है, और ये इसका एक तो क्या होता है, अगर ये 5 साल अपना टेन्योर पूरा कर रहा है तो ये तो अपने आप यानी ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट अगर बीच में कभी क्या हुआ कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी सरकार बीच में गिर जाएगी, तब वहाँ पर डिसोल्यूशन करने का अधिकार किसके पास होता है, प्रेसिडेंट वहाँ पर डिजॉल्व करेंगे। अब ये सरकार गिरती क्यों है इसको हम जानते हैं। ठीक है, जैसे जैसे लोकसभा है, लोकसभा में टोटल मान लेते हैं इसमें 100 सीट्स थी। ठीक है, अब इसमें 2 पार्टी है। ठीक है, 100 सीट्स थी, तो सरकार जब बनी कोई किसी भी पार्टी की, उसके पास 70 सीट आई, और जो विरोधी पार्टी थी उसके पास 30 सीट आई। ठीक है, अब जब जैसे जैसे टाइम बीता, ठीक है, साथ साथ टाइम बीतने के साथ साथ जो यहाँ के सीट्स थी, यानी कि यहाँ के मेंबर इस पार्टी में शिफ्ट होते चले गए, शिफ्ट होते चले गए। ऐसी कंडीशन आ गई, इसके पास 40 सीट आ गई और इसके पास 60 सीट आ गई। ठीक है, यानी कि जो पार्टी ए थी, इसको पार्टी ए कहते हैं, इसको पार्टी बी, जो पार्टी ए का जो मेजोरिटी है, यानी कि जो अधिकता है, वो अब खत्म हो गई, अब किसके पास चली गई, पार्टी बी के पास चली गई। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ये सरकार गिर जाती है, जो पार्टी ए की सरकार अब क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ऐसे ही आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि जो महाराष्ट्र में हुआ, MP में हुआ, वहाँ पर भी क्या हुआ, पार्टी ने मेजोरिटी लूज कर दिया, जैसे ही मेजोरिटी लूज किया तो वहाँ पर दूसरी गवर्नमेंट की सरकार बन गई। और ये डिसोल्यूशन का प्रोसेस किसके द्वारा कंप्लीट किया जाए, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब वो प्रेसिडेंट साहब हमारे इसको डिसॉल्व करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें थी जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 साल बाद ऑटोमेटिक डिसॉल्व होगी, अगर नहीं होती, अगर बीच में डिसॉल्व हो गई तो वहाँ पर प्रेसिडेंट साहब उनका रोल करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये एक बार क्या हुआ था, जो हमारा ये जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है उसके टाइम पर क्या होता है, जो राज्यसभा का कार्यकाल, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 ईयर कर दिया जाता है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी चल रही है, तो वहाँ पर हम इलेक्शन करा नहीं सकते, इसीलिए वहाँ पर एक टाइम का मैक्सिमम एक्सटेंशन बढ़ा दिया जाता है। ओके, तो एक्सटेंड कर दिया जाता है। अगला क्या है पॉइंट, जब हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था, 1976 में। वैसे मैं यहाँ पर कहने वाला था कि यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, तो वैसे 1976 में हुआ था। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इस टाइम क्या किया गया, जो हमारा लोकसभा का जो कार्यकाल वो 6 ईयर कर दिया गया था। ठीक है, फिर जब भी, और जब 2 साल बाद 44 अमेंडमेंट हुआ, तब उस वहाँ पर फिर से क्या किया गया, 5 ईयर कर दिया गया। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ था, हमारा जो लोकसभा का कार्यकाल है वो टोटल 6 ईयर कर दिया गया था। ओके, और फिर से 44 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको फिर से रीसफलिंग करके, सॉरी रीसफलिंग नहीं, फिर से चेंज करके 5 ईयर कर दिया गया। ओके, सो ये प्रोसेस थे हमारे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इमोजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको खुश करते हुए नजर आएंगे। चलो अगला हम देखते हैं, अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे क्या है,
वो लोकसभा के मेंबर, यानी कि आपको लोकसभा का अगर मेंबर बनना है तो आपको क्या क्या ऐसी ऐसी क्वालिटीज है, यानी क्या क्या आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन, ये हमारा जो लोकसभा का मेंबर है वो कौन सा आर्टिकल में मेंशन किया गया है, दैट इज आर्टिकल नंबर 84। ये आप आर्टिकल याद रखोगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चलो, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है कि ये आप कहाँ के होने चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ये जरूरी नहीं कि भारत के नागरिक हो, आप भारत में पैदा हुए हुए हैं। ओके, आपके पास भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, सो ये पहली रिक्वायरमेंट है आपको लोकसभा के मेंबर बनने की। और मिनिमम एज क्या होनी चाहिए थी, 25 ईयर। और आप ये बता सकते हो जो राज्यसभा का मिनिमम एज कितना था मेंबर बनने के लिए, वो 30 ईयर था, ठीक है। तो ये 30 ईयर है या 25 ईयर, इसीलिए इसको क्या क्या कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है, इसीलिए इसको लोअर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे लोग आते हैं। ओके, वैसे छोटे लोग नहीं तो बड़े बड़े होते हैं, एमपीज होते हैं, ठीक है। बट उनकी एज कम होती है, इसीलिए इनको लोअर हाउस, इसको अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है। सो अगला पॉइंट है कि जो ओथ ऑफ द ओथ किसके द्वारा किया जाता है, जो अगर कोई लोकसभा का मेंबर बन रहा है, ठीक है, इफ एनीवन हु इज गोइंग टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, तब उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पर राष्ट्रपति उसको ओथ दिलाएंगे कि आप लोकसभा के मेंबर बनेंगे। या अगर राष्ट्रपति नहीं दिला रहे तो राष्ट्रपति किसी आदमी को, कोई भी मेंबर को, कोई भी ऐसे पर्सन को रिकमेंड करेंगे कि ये आपका जो ओथ का प्रोसेस कंप्लीट करवाएगा, या ये होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है। अगला क्या, अगर कब आप अपनी जो लोकसभा की मेंबरशिप है, यानी कि एमपी की, कब आपकी जो मेंबरशिप है वो कब आप लूज कर सकते हैं, कौन कौन ऐसी कंडीशन होती है कि आप एमपी की जो मेंबरशिप है उसको लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, अनसाउंड माइंड, यानी कि साला पागल, सॉरी कि पागल होना चाहिए। अगर कोई पागल हो गया बीच में ही, उसका मेंटल कंडीशन गड़बड़ हो गई, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसको जो लोकसभा की मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और उसकी लोकसभा का एमपी अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कोई अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, यानी कोई अदर काम कर रहा है उसके अलावा, तो तब भी क्या होगा, उसकी जो मेंबरशिप है वो लूज हो जाएगी। और कब कब लूज होगी, जब ड्यूअल मेंबरशिप हो, यानी कि अगर आपके पास लोकसभा की मेंबरशिप है और राज्यसभा की भी मेंबरशिप है, ठीक है, तो जब दोनों के पास आपकी लोकसभा और राज्यसभा की मेंबरशिप है, तब आपको 10 दिन के अंदर बताना पड़ेगा पार्लियामेंट को कि आप कहाँ के मेंबर हैं, कि लोकसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के हैं कि राज्यसभा के। अगर आप नहीं बताते तो आपकी जो राज्यसभा की मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। और अगला क्या है, अगला आपको, अगर स्टेट असेंबली में आप भी मेंबर है और सेंट्रल में भी आप मेंबर है, ठीक है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको 14 दिन के अंदर आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो सेंट्रल वाली जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और क्या इसके साथ है, मेंबरशिप लूज करने का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्या है, अगर आप 60 दिन से ज़्यादा, अगर आप 60 दिन से ज़्यादा लोकसभा में एब्सेंट रहते हो विदाउट परमिशन, आपने लोकसभा स्पीकर से परमिशन नहीं लिया है, कुछ भी आपको आपने नहीं बताया है, अगर आप 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट हो लोकसभा में, तो आपकी जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉस ऑफ मेंबरशिप से रिलेटेड, जो आपको याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ें हैं। अगला क्या है, अब जो हमारे एमपीज होते हैं, एमपी का आपने नाम सुना होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी नाम सुना होगा, तो आखिर इसमें अंतर क्या होता है, आपने कभी सोचा है? चलो हम सोचो, आपके दिमाग में ख्याल ला ही देते हैं। चलो देखो, एमपी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मिनिस्टर में अंतर क्या होता है। ओके, सो करते हैं इसको यहीं पर ख़त्म, ठीक है। इसके लिए हमें पीछे वाले स्लाइड पर जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे, सॉरी किधर गया, इधर है। चलो जैसे देखते हैं, इसको साफ करते हैं, पहले सफाई का काम, सैनिटेशन का काम हमें ज़रूरी करना ही चाहिए। वैसे आपके अपने मोहल्ले की सफाई करते हो कि नहीं, मतलब आपके आसपास का साफ सुथरा इन्वायरमेंट आपको बनाना ही चाहिए, ठीक है। चलो तो पढ़ते हैं, जैसे एमपी होते हैं, सॉरी, जैसे एमपी है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। इसका मेन डिफरेंस ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो क्या होते हैं, जैसे ये एमपी, हर एमपी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकता, ठीक है। बट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो एमपी ही होते हैं। मतलब समझ में आया कि जो एमपी होते हैं वो काउंसिल, हर जो एमपी, एवरी एमपी इज नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एवरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज एमपी। यानी कि जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 3 लोग आते हैं, कौन कौन से लोग आएंगे, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जो स्टेट के मिनिस्टर है, जैसे स्टेट में योगी जी हो गए, और ये हो गए, वो हो गए, मतलब जिसके जो एक तरह से राज्य में मेंबर है, मिनिस्टर है,
किसी न किसी चीज़ के, उसको हम क्या कहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे, जो स्टेट में भी सेंट्रल में भी काम कर रहे हैं। और क्या, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आते हैं। और जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, ये तीन चीज़ें किसके अंदर आती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आती है, ठीक है। कहाँ के मिनिस्टर होने चाहिए, स्टेट के मिनिस्टर किसके अंदर आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। और कैबिनेट मिनिस्टर भी क्या होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। और जो डेप्यूटी मिनिस्टर होंगे वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके अलावा जितने भी सब लोग, वो सब एमपी है, बस वो पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग में भाग लेते हैं। और जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मिनिमम कम से कम मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, कि जो टोटल सीट्स हैं उसका 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। यानी कि अगर लोकसभा में 550 सीटें हैं, ठीक है, तो इसका जो 15% होगा उससे ज़्यादा लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, ठीक है। और ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर एक चीज़ क्या कहते हैं, जैसे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, इसको भी अभी क्लियर करते हैं। तो आपको समझ में आया कि सारे एमपी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते, बट जो अधिकतर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, एवरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो क्या होंगे, एक तरह से एमपी होंगे, ठीक है। चलो, सो अभी हम इसको समझते हैं क्या चीज़ है। एक चीज़ और है, वेट, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, सफाई काम किधर गया, सॉरी, हाँ, सफाई का काम। चलो देखो, जैसे जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, ये क्या है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, जो हमारी बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्रीज है उसको संभाल रहे हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, या हमारे जो फिनांस मिनिस्टर हो गए, फिनांस मिनिस्टर हो गए, या रेलवे मिनिस्टर हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या आएंगे, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल और एक रेपुटेटेड मिनिस्ट्री को रूल करते हैं, इसीलिए जो क्या कहा गया ये सब कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से उनकी जो पहचान होती है लोकसभा में बहुत ज़्यादा होती है, ओके। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो। और जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं, हेड कौन होते हैं, हमारे पीएम जी, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि सारी पावर किसके पास है, हमारे पीएम के पास है, ठीक है। कोई भी मिनिस्ट्री अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो चाहे किसी को डिफेंस मिनिस्ट्री देना, राजनाथ सिंह को हटाकर, तो वो दे सकते हैं, तुरंत चेंज कर सकते हैं। तो इनके पास ये पावर है, किसके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, ओके। चलो, सो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, अगला स्लाइड में हम पढ़ेंगे क्या, आर्टिकल 74। ये आर्टिकल 74 बेसिकली बात क्या करता है, ये बात करता है कि जो हमारा पीएम होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होगा, यानी कि पूरा कंट्रोल प्रधानमंत्री यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उसके पास होती है, ठीक है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगा, ये प्रेसिडेंट साहब को एक तरह से एडवाइस देगा कि आप इस तरह से काम करो, जो ये बिल है इस पर साइन करो, इसको एक्ट बनाओ, ठीक है। तो एक तरह से हमारा जो मेन पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। इसीलिए क्या 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 कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर इज अ हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द इंडिया, ओके। सारा पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है। सो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आर्टिकल नंबर 75। आर्टिकल 75 बात क्या करता है, वैसे ये बात करता है बहुत अच्छी चीज़ है ठीक है। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मेंबर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, ठीक है। यानी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो हमारे पीएम होंगे, वो राष्ट्रपति उनको एक तरह से अपॉइंट करेंगे, ठीक है। लेकिन अपॉइंट वैसे उनको पब्लिक करती है, हम करते हैं, ठीक है। बट वहाँ पर जो हम अपॉइंट किसको करते हैं, एक पार्टी को जितवाते हैं, जैसे हमने बीजेपी को जितवाया, ठीक है, हमने बीजेपी को जितवाया, बट इसका जो हेड होगा वही क्या होता है, एक तरह से पीएम बनेगा, ठीक है। तो वो प्रेसिडेंट साहब उनको अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को। और जो ये अदर मेंबर क्या होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करेंगे, किसके एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर, ठीक है। तो आर्टिकल 75 बेसिकली यही बात करता है, ओके। अगला क्या है इसमें पॉइंट है, अगला पॉइंट है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ द पीपुल। अब हाउस ऑफ द पीपुल का मतलब क्या होगा, बता सकते हो, ये लोकसभा के बारे में बात कर रहा है, हाउस ऑफ द पीपुल इज अदर नेम ऑफ लोकसभा, ठीक है। चलो, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, करेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। अगला क्या है, जो एक ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ इज नॉट अ मेंबर और इधर चलो इसको हम समझा देते हैं। जो अगर कोई मेंबर 6 महीने से ज़्यादा यानी कि 6 मंथ से ज़्यादा, ठीक है, वो वहाँ पर किसी भी हाउस में एक तरह से लिस्टेड नहीं है, जैसे समझते हैं, जैसे इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है।
जैसे जैसे कोई मिनिस्टर है, जैसे मान लेते हैं किसी डिफेंस मिनिस्टर को, हमने डिफेंस मिनिस्टर एक आदमी को बना दिया, बट वहाँ पर क्या है, वो हमने डिफेंस मिनिस्टर तो उसको अपॉइंट कर दिया, प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट कर दिया, बट वो क्या है, वो ना तो लोकसभा का मेंबर है ना ही राज्यसभा का मेंबर है, ठीक है। अगर वो 6 महीने से ज़्यादा तक, अगर 6 महीने के अंदर वो अपनी किसी भी हाउस की जो मेंबरशिप वो गेन नहीं करता है, तब उसकी क्या होगी, मिनिस्टरशिप खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक तरह से यही बात करता है जो हमारा आर्टिकल 75 यही बात करता है। अगर कोई भी आदमी को, अगर प्राइम मिनिस्टर ने उसको डिफेंस मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्ट्री को मिनिस्टर उसको बना दिया, ठीक है। अगर वो मिनिस्टर अभी, जब वो मिनिस्टर बना, डिफेंस मिनिस्टर बना, अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है, तो कब तक उसका जो ये मिनिस्टर रह सकता है, 6 मंथ। अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो गया उसको, अगर कोई लोकसभा का मेंबरशिप उसने हासिल नहीं किया, तब उसकी क्या होगी, वो मिनिस्टर भी खत्म हो जाएगा और वो लोग ठीक है, वो लोग सॉरी, वो उसका मिनिस्टरशिप भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बात करता है हमारे इस पॉइंट। अगला क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द पीएम, ठीक है, उसको पीएम को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट बी एक्सीड, यानी कि एक तरह से क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर हमारे पीएम साहब भी आते हैं, क्या ऐसा ही है? नहीं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अलग होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ठीक है। तो क्या कहता है कि जो हमारा ये अगला नोट पॉइंट क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर होते हैं इंक्लूडिंग पीएम, यानी पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, ठीक है, उनकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, टोटल जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। और ये कौन सा अमेंडमेंट द्वारा, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसको किया गया था, ठीक है। कि जो हमारे टोटल मेंबरशिप, जो मेंबरशिप हो सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 15% ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो अगले हम स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो हमारा आर्टिकल 100 है, ये बात करते हैं हमारे कोरम की। कोरम क्या होता है, कोरम क्या होता है, कोरम ये क्या होता है, एक तरह से जो मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक तरह से ये समझ सकते हो, जैसे क्लास में 10 क्लास की टोटल स्ट्रेंथ है 50 लोग, ठीक है। अब उस क्लास में टीचर कब पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा, जब वहाँ पर रखेगा कि एक लोग आएंगे तो चलो एक लोग ही पढ़ाते, नहीं, एक लोग आएंगे तो छुट्टी कर देगा, ठीक है, नहीं पढ़ाएगा उसको, ठीक है। तो मिनिमम स्ट्रेंथ, अगर 10 लोग आते हैं तो एक अच्छी स्ट्रेंथ है ना, कि वहाँ पर 10 लोग वहाँ पर उसको ज्ञान को पाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से भी मिनिमम स्ट्रेंथ है क्लास को चलने के लिए। उसी तरह से जो हमारी पार्लियामेंट होती है, लोकसभा या राज्यसभा, तो उसको चलने के लिए मिनिमम कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, 1/10 मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वहाँ पर लोकसभा या राज्यसभा की प्रोसीडिंग चल पाएगी। जैसे अगर 550 टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, तो इसका 1/10 कितना होगा, 55 होगा, यानी कि वहाँ पर 55 मेंबर प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी वहाँ पर लोकसभा की प्रोसीडिंग चल पाएगी, ठीक है। तो यही बात करता है हमारा आर्टिकल 100, कोरम के बारे में बात करते हैं। कोरम क्या होता है, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द एनी हाउस, ठीक है, फॉर प्रोसीडिंग, ओके। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज लोकसभा स्पीकर। अभी आप इसके बारे में हम जानेंगे, लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा का स्पीकर कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, दैट इज आर्टिकल नंबर 93। आर्टिकल नंबर 93 बेसिकली बात करता है हमारे जो स्पीकर है लोकसभा की, उसकी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो लोकसभा का स्पीकर क्या होता है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेरेमोनियल हेड ऑफ द लोकसभा। वैसे लोकसभा का हेड कौन है हमारा, एक तरह से वो पीएम साहब है, हेड, एक तरह से उनके पास सारी पावर है लोकसभा की, ठीक है। बट वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल, एक तरह से संवैधानिक और सेरेमोनियल, यानी कि जब लोकसभा की प्रोसीडिंग चलेगी तो उस समय का हेड कौन सा होगा, हमारा स्पीकर होता है, ठीक है। और एक किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन, यानी कि लोकसभा का इलेक्शन होगा, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उसी में से किसी को एक चुन लिया जाता है। और जो लोकसभा का इलेक्शन डिसाइड कर, डेट कौन सा डिसाइड करता है, कि कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट साहब हमारे डिसाइड करते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन कब होगा, लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन कब होगा। लोकसभा के इलेक्शन और लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला पॉइंट क्या करता है कि वेन एवर लोकसभा इज डिजॉल्व द स्पीकर डज नॉट वेकेट हिज ऑफिस कंटिन्यूज टिल द न्यूली इलेक्टेड द मीटिंग, ओके। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जब लोकसभा 5 साल बाद डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो जैसे इस समय के लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला साहब, ठीक है। ओम ओम बिरला साहब है, ठीक है। ये कब तक बनेंगे, जब हमारी 18वीं लोकसभा फॉर्म होगी। इस समय 17वीं लोकसभा चल रही है, जब ये 18वीं लोकसभा चलेगी, उस टाइम के जब फर्स्ट मीटिंग होगी, जब 18वीं लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होगी, तब तक क्या होंगे, ये अपने ऑफिस को होल्ड करके रखेंगे। यानी कि ये नहीं होता है कि लोकसभा की 17वीं लोकसभा खत्म हो गई तो इनका भी काम खत्म, नहीं,
ये कब तक बनेंगे? जब तक कि 18वीं लोकसभा का फर्स्ट मीटिंग ना हो जाए, तब तक वो अपने जो लोकसभा की मेंबरशिप है वो हासिल करके रखेंगे। ठीक है, चलो चलो देखते हैं। हाँ, तो ये बात करता है। और जो लोकसभा का स्पीकर का कार्यकाल कितना होता है? वो 5 साल का होता है। लोकसभा का स्पीकर का कार्यकाल 5 साल होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट ज़्यादा कैसा होगा? जब तक कि वो नए जो लोकसभा वो फॉर्म ना हो जाए, उसके उसके बाद तक इनका कार्यकाल माना जाता है। लेकिन बट एक मिनिमम जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा? 5 साल होगा। ठीक है, अब देखो पावर ऑफ लोकसभा के स्पीकर के बारे में बात करते हैं। ये क्या करते हैं? ज्वाइंट सीटिंग को हेड करते हैं। ज्वाइंट सीटिंग जब होगी राज्यसभा और लोकसभा की, तो उस समय क्या होंगे? हेड कौन कौन करेगा जॉइंट सीटिंग को? लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। ठीक है, और ये आर्टिकल नंबर 108 में मेंशन किया गया है। और एक कास्टिंग वोट भी करते हैं। कास्टिंग वोट क्या होता है? जब कोई ऐसा सिचुएशन हो गया कि 50-50 वोट चला किसी बिल को पास कराने के लिए, 50-50 आगे, यानी 50 लोग इधर आ गए, 50 लोग इधर आ गए, तब तो ये डेडलॉक हो गया, यानी कि ना ही आगे जा रहे हैं ना ही पीछे जा रहे हैं। तब यहाँ पर क्या करेंगे? लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वहाँ पर एक वोट देकर अपने जो बिल को पास कराने या फेल कराने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये बात करते हैं कास्टिंग वोट। अगला क्या है? जो लोकसभा के स्पीकर वही डिसाइड करता है कि मनी बिल है कि नहीं। ठीक है, इनका पास ये पावर है। ये मनी बिल कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? दैट इज आर्टिकल नंबर 110। ठीक है, तो ये पॉइंट है। अगला पॉइंट है, इट इज अ स्पीकर हु डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल। ये क्या करता है? चलो देखो, जैसे लोकसभा का स्पीकर है। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर है। ठीक है, ये जो इसके पास इतनी पावर है कि जो मेंबर होगा एमपी लोकसभा का, ये इसकी मेंबरशिप ये छीन भी सकते हैं, डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। किस बेसिस पर? ऑन द एंटी डिफेक्शन लॉ। ये क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? ये हमारे 10th शेड्यूल में मेंशन किया गया। 10th शेड्यूल में मेंशन किया। अब ये बताओगे कि जो ये 10th शेड्यूल है ये तो पहले नहीं था, आप ये बताओगे कौन से अमेंडमेंट द्वारा इसको लाया गया है? तो चलो मत बताओ, वैसे मैं बता ही देता। ये 52 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको लाया गया था हमारे 10th शेड्यूल को। ये एंटी डिफेक्शन लॉ को हिंदी में क्या कहा जाता है? दल बदल कानून। जैसे दल बदल कानून क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ कि जैसे कोई मेंबर है, ये बीजेपी से बिलोंग करता है। ठीक है, ये बीजेपी का मेंबर है, बीजेपी का एमपी है, और ये कोई कांग्रेस का मेंबर है, ये कांग्रेस है। ठीक है, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है। जो ये एमपी है, ये बना, एमपी किसके वजह से बना? ये चुनाव जीता और बीजेपी की सरकार हमारे सेंट्रल में बन गई। अब ये मिनिस्टर क्या करता है? किसी मिनिस्ट्री को होल्ड करके, ठीक है, अब सोचा कि अपनी पार्टी को चेंज करते हैं, पार्टी को चेंज कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही इसने पार्टी को चेंज किया, तो ये स्टार्टिंग में किसका एमपी था? बीजेपी का था, अब वो कांग्रेस का मेंबर बन गया। ठीक है, अब क्या होगा? जो इसके साथ क्या होगा? ये मिनिस्ट्री भी चली जाएगी इसके साथ, और जो इसका मेंबरशिप है जो ये लोकसभा का, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये बात करता है दल बदल कानून, यानी कोई भी आदमी अपने अ, चुनाव किसी और पार्टी से जीता और बाद में अपनी पार्टी को चेंज कर दिया, तब वहाँ पर क्या होगा? वो अपनी मेंबरशिप को लूज कर देगा। तो ये बात करते हैं हमारे, और सारी ये पावर किसके पास होती है? लोकसभा के स्पीकर वहाँ पर डिसाइड करेगा कि ये आदमी को डिस्क्वालीफाई करना है कि क्वालीफाई करना है। ठीक है, और किसके बेसिस पर होना चाहिए? एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पर पावर किसके पास है? लोकसभा के स्पीकर के पास। ठीक है, चलो सो अगला पॉइंट क्या है? तो ये, और ये क्या कहते हैं? ये जो लोकसभा के स्पीकर के पास एक और पावर की एडजॉर्न करते हैं, यानी सीटिंग को एडजॉर्न करेंगे, यानी आज के लिए लोकसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी जाती है। तो ये सब चीज़ें लोकसभा के स्पीकर के पास है। ठीक है, चलो, और एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या है? इसमें टाइम दे दिया जाता है। ठीक है, इसमें टाइम दे दिया जाएगा कि कल तक के लिए स्थगित की जाती है, आज कल हम फिर इसको शुरू करेंगे। तो इसमें टाइम मेंशन होता है एडजॉर्नमेंट में, और एडजॉर्नमेंट साइन डाई होता है, उसमें मेंशन नहीं होता। चलो इसको हम पढ़ेंगे अलग अगली चीज़ में। तो एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है कि इसमें टाइम मेंशन किया गया कि अगली सीटिंग कब होगी। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, अगला स्लाइड है। सो अगला स्लाइड है रिमूवल, यानी कि हम जो मेंबर है किसके, सॉरी स्पीकर है, स्पीकर को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? कि मान लेते हैं कोई स्पीकर बहुत बदमाश आ गया, उसको हटाने का मन कर रहा है। ठीक है, तो किस तरह से हटा सकते हैं उसको? या तो खुद अपना रेजिग्नेशन दे दे, रिजाइन कर दे कि नहीं मैं नहीं अब काम करूँगा, और अपना रेजिग्नेशन ही किसको देंगे? डेप्यूटी स्पीकर को देंगे। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर। और जब जो इसको रिमूवल का प्रोसेस जब चलाएंगे हम लोकसभा में,
क्योंकि लोकसभा के स्पीकर को हटाएंगे, ये नहीं कि हम राज्यसभा में चलाने लगेंगे, ठीक है। तो लोकसभा के स्पीकर को हमें हटाना है तो लोकसभा में ही हम चलाएंगे, ठीक है। तो ये बात होता है, ठीक है। अब जब हम रिमूवल का प्रोसेस चला रहे होंगे तो वहाँ पर हम जो लोकसभा के स्पीकर को हम नोटिस दे देंगे कि देखो भाई, तुम्हारे खिलाफ अब रेजोल्यूशन आ रहे हैं कि तुमको हटाने का, तुम बहुत बदमाश हो गए हो, ठीक है। तो ये चीज़ें करेगा। अब क्या होनी चाहिए, जो रेजोल्यूशन चलाने के लिए मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। 50 मेंबर अगर सपोर्ट में होंगे रेजोल्यूशन के, तभी ये रेजोल्यूशन स्टार्ट होगा, नहीं तो स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो मिनिमम 50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए, किसमें, रिमूवल ऑफ द स्पीकर में, ठीक है। और एक क्या होना चाहिए, पास बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, सारी मेजोरिटी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करें, जब राज्यसभा के बारे में हम पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम हम सारी मेजोरिटी के साथ साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ हटाया जा सकता है, ठीक है। और ये जब इनके खिलाफ जब रिमूवल का प्रोसेस चल रहा होगा, तब ये क्या कर सकते हैं, जो लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते, यानी कि स्पीकर के पोस्ट में अपना काम नहीं कर सकते, काम कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर, ठीक है। डिप्टी स्पीकर वहाँ पर स्पीकर का रोल प्ले करेगा, ठीक है। चलो, अब डिप्टी स्पीकर क्या होते हैं, यानी कि उससे छोटा वाला, स्पीकर से छोटा वाला, नीचे वाला। अब जो डिप्टी स्पीकर के बारे में कुछ चीज़ें हैं कि डेट ऑफ द इलेक्शन डिसाइडेड बाय द स्पीकर, यानी कि इसका इलेक्शन किसको द्वारा डिसाइड किया जाता है, स्पीकर के द्वारा, ठीक है। और ये अपना रिजनेशन किसको देंगे, यानी कि रिजाइन करना चाहते हैं तो किसको देंगे, स्पीकर को देंगे, ठीक है। और जब स्पीकर हमारा जो एब्सेंट होगा या उसके खिलाफ रिमूवल का प्रोसेस चल रहा होगा, तब ये क्या करेंगे, एज एन स्पीकर काम करेंगे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट है। अब अगला क्या पॉइंट क्या है, प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, टेम्प्रोरी स्पीकर फॉर द फर्स्ट मीटिंग, यानी कि जब कोई लोकसभा फॉर्म हुई, ठीक है, तो वहाँ पर फर्स्ट दिन वहाँ पर किसी के जो लोकसभा का स्पीकर है वो तो नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो उस लोकसभा को लीड करने का काम किसके पास हो, कौन करेगा लीड, प्रोटेम स्पीकर। और इसको अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट साहब इसको अपॉइंट करेंगे और प्रेसिडेंट साहब भी इसको ओथ दिलाएंगे, ठीक है। और क्या है, ये इसके पास सारी पावर कैसे होगी, स्पीकर जो नॉर्मल लोकसभा का स्पीकर होगा उसी के जैसे इसके पास सारी पावर होगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने इसको कवर किया है, ओके। सो आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आप आई होप बहुत चीज़ आपने सीख लिया होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इस जो स्लाइड होते हैं ना यार, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी आपको क्वालिटी की वीडियो चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, तभी हम बना पाएंगे, ठीक है। सो बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, बाय डिफेंस जर्नी, ठीक है। तो डिफेंस जर्नी को सब्सक्राइब कर दो, चलो बाय, टेक केयर एंड कीप मूविंग और पढ़ते रहो, ठीक है। चलो।